हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम युवा वालों के लिए हम निपुण बैच लेके आए हुए हैं। और ये निपुण बैच आपके लिए एकदम से निःशुल्क लाया गया है। यहाँ पर आपसे कोई भी फीस कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसकी क्लासेस आप सभी को पता है 25 जुलाई से स्टार्ट कर दी गई हैं और इसकी क्लासेस लग रही हैं। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ भी फ्री मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ, रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं आपको पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगी और अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी। ठीक है, तो सभी टीचर जो हैं अपने सब्जेक्ट में अच्छे से आपकी कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये निपुण बैच इसीलिए लाया गया है कि ताकि आप कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्या करा रही हूँ। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है और ये सब्जेक्ट हमारा है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। कौन सा प्रश्न पत्र है? प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक है, और ये प्रथम प्रश्न पत्र है। इसको आप किस नाम से जानते हैं? इसको मैंने आपको कई बार बताया है। इसको हम ईडीओ 5 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडीओ 5 भी कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको 50 नंबर निर्धारित करे गए हैं। ठीक है, तो सभी को तो अब हम आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होगा प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। क्या है? प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। योजना निर्माण पढ़ेंगे, इसमें हम ब्लूप्रिंट पढ़ेंगे, संपादन और अंक निर्धारण पढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्नों के प्रकार जानेंगे। इसमें अति वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ जानेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष। ठीक है, तो कौन कौन से उसमें होंगे? बोध के बारे में जानेंगे, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल के बारे में जानेंगे यहाँ पर हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्द से जल्द हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ जाइए यहाँ पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। तो देखेंगे क्या है ये, इन सारे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे इस क्लास में। तो प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया है। तो किसी भी लक्ष्य की पूर्ति हेतु व्यक्ति या संस्थान प्रत्येक स्तर पर योजना बनाती हैं। ठीक है, क्या है? किसी भी लक्ष्य की पूर्ति हेतु व्यक्ति या संस्था प्रत्येक स्तर पर योजना बनाती है। क्या बनाती है? योजना बनाती है। भारत सरकार द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा जो भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी, ये क्या थी? व्यक्तियों के लिए उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, उसी प्रकार विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु परीक्षण कर निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों के मापन हेतु प्रश्नों की समुचित स्थान देने हेतु योजना तैयार की जाती है। ठीक है, तो कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का सौंपन तथा मूल्यांकन के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग निर्माण के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो परीक्षण जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया। आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए जो प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया होती है उसमें परीक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कौन से भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। पहला है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2 प्रकार के होते हैं। अप्रमाणीकृत परीक्षण होता है और प्रमाणीकृत परीक्षण होता है। ठीक है, इसे हम अनस्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं और स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इनके बारे में हम अंतर जानेंगे। इनके अंतर को इस प्रकार देखा जा सकता है। तो अप्रमाणीकृत परीक्षण में अंतर और प्रमाणीकृत परीक्षण के इनमें अंतर क्या होता है? पहला अंतर इसमें दिया है, प्रायः कक्षा अध्यापक द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? कक्षा अध्यापक द्वारा किए जाते हैं। लेकिन प्रमाणीकृत जो परीक्षण होते हैं कुछ विशेषज्ञों की समिति द्वारा किए जाते हैं। ठीक है,
अगला दिया है अप्रमाणीकृत जो परीक्षण होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं, लेकिन जो प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं वो औपचारिक होते हैं। ठीक है। अगला इसमें दिया है यह कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाए जाते हैं। क्या है? कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाए जाते हैं, लेकिन जो प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं वो यह एक समय साध्य कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक समय के साध्य कार्य करते हैं। और अप्रमाणीकृत परीक्षण जो होते हैं कम विश्वसनीय और वैध होते हैं, लेकिन जो प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं वो अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। ठीक है, तो ये कम विश्वसनीय होते हैं, ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया है तत्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, ये जो अप्रमाणीकृत परीक्षण होता है वो तत्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, लेकिन जो प्रमाणीकृत परीक्षण होता है ये अधिक समय तक बड़े समूह की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला दिया है पॉइंट कि प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूह में होती है। जो अप्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं इसमें जो प्राप्तांक होते हैं वो छोटे समूह में होते हैं, लेकिन जो प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या बड़े समूह में की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे। अगर आपको पेपर में आता है इसके अंतर करने के लिए तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, और क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे परीक्षण की योजना बनाते समय प्रथम सोपों के अंतर्गत परीक्षण से संबंधित अनेक निर्णय लिए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, जब हम परीक्षण करते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं तो कौन कौन से सोप होते हैं इनका हम यूज करते हैं। पहला इसमें दिया है कि पहला क्या दिया है कि परीक्षण के लिए विषय वस्तु क्या और कितनी होगी। तो पहले हम ये तय करेंगे कि हम परीक्षण कर रहे हैं तो उसकी विषय वस्तु क्या होगी और कितनी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है शिक्षण उद्देश्यों को किन प्रश्नों परीक्षणों से मापा जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि प्रश्नों का वर्गीकरण ज्ञान बोध अनुप्रयोग, क्या है, ज्ञान बोध और अनुप्रयोग तथा कौशल के अनुरूप किस प्रकार किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया है प्रश्न का आकार कैसा होगा। यहाँ पर क्या आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक का आकार आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आकार। ठीक है, प्रश्नों का आकार कैसा होगा और प्रश्नों की संख्या तथा उनके अंक अभिभाव क्या होगा। ठीक है, वेटेज क्या होगा उसका। फिर परीक्षण की समय अवधि कितनी होगी। ठीक है, परीक्षण की समय अवधि कितनी होगी, ये दो बार टाइप हो गया। ठीक है, एक ये। अगला दिया है परीक्षण के प्रकार लिखित या मौखिक दोनों क्या होंगे। तो इन सब चीज़ों को क्या है हमें परीक्षण लेते समय इन सारी योजना बनाते जब हैं तो हम इन सभी का ध्यान रखते हैं। हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे यहाँ पर प्रश्न पत्र या परीक्षण के निर्माण तथा प्रमापीकरण की प्रक्रिया को प्रमुख सोपनियों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से सोप हैं आपसे पूछे जाए परीक्षण के या प्रश्न पत्र के। तो पहला इसमें है परीक्षण की योजना बनाना, पहले हम योजना बनाएंगे। उसके बाद प्रश्नों की रचना करना। ठीक है, फिर प्रश्नों की रचना करेंगे। थर्ड इसमें है प्रश्नों का चयन करना। फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नों का चयन करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, परीक्षण का मूल्यांकन करना। क्या करेंगे, परीक्षण का मूल्यांकन करेंगे। सही, तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम इनको जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें दिया है परीक्षण की योजना बनाना। क्या बनाना, योजना बनाना। तो परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण योजना बनाना होता है। क्या होता है, योजना बनाना। किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, पहले योजना बनाते हैं। तो परीक्षण के लिए विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों की संख्या, समय अवधि, अंकन विधि, परीक्षण का प्रारूप जैसी बातों को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि परीक्षण की विषय वस्तु, शिक्षण का उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार तथा प्रश्नों की संख्या निश्चित करने के उपरांत विशिष्टीकरण। ठीक है, क्या करेंगे, विशिष्टीकरण करेंगे। ठीक है, तो ब्लू प्रिंटिंग करेंगे। ठीक है, तैयार कर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम परीक्षण की योजना बनाएंगे पहले। अब हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर ब्लू प्रिंटिंग हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख कीजिए क्योंकि ब्लू प्रिंटिंग से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो विश्लिष्टीकरण इसे हम क्या बोलते हैं,
विशिष्टीकरण तालिका बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला ब्लूप्रिंट है। क्या है? ब्लूप्रिंट है। यह योग्य अध्यापक प्रश्न पत्र के निर्माण के प्रथम चरण में ही ब्लूप्रिंट को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उनके आधार पर ही यह प्रश्न पत्र निर्माण की कार्य योजना को वास्तविक रूप से प्रदान करता है। ब्लूप्रिंट में विषय वस्तु के विभिन्न प्रकरणों तथा शिक्षण उद्देश्यों को दिए गए अधिभार को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है कि ब्लूप्रिंट में प्रश्नों में दिए जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति तथा उनके संभावित अंक योजना का प्रदर्शन भी किया जाता है। ठीक है, इस तरह से ब्लूप्रिंट संपूर्ण प्रश्न पत्र निर्माण की एक कार्यकारी योजना के स्वरूप को साकार करता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसका हम प्रयोग जब हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं तभी कर देते हैं। तो आपको इसके बारे में आता है तो आप इस तरीके से लिख के आइए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से इसकी तालिका बनाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है इसकी तालिका दी हुई है। जो शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं, एक तरफ भार लिखते हैं, फिर प्रश्नों के प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों के प्रकार में वो वस्तुनिष्ठ होंगे, लघु होंगे, मल्टीपल होंगे, इस तरीके से होते हैं। तो शैक्षणिक उद्देश्य में क्या होगा? ज्ञान होगा, बोध होगा, ठीक है, और अनुप्रयोग होगा और कुल होगा। ठीक है, टोटल भी लिखेंगे। तो 40%, 40%, 20%, फिर 100%। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है प्रश्नों के प्रकार डालेंगे और इस तरीके से हम तालिका डालेंगे। अगर आपको तालिका बनाने को आती है तो अगर ब्लूप्रिंट से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से आप वहाँ पर तालिका बना के आ सकते हैं। ठीक है, तो भाग भी यहाँ पर इसमें इस तरीके से लिखे जाएंगे और प्रकरण भी लिखा जाएगा। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से यूनिट्स भी डाली जाती हैं। फिर 12%, 16%, 12%, 12%, तो इस तरीके से हम जो नंबरिंग भी करते हैं। तो ये भी आप तो आगे यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और पूछी जाती है। यहाँ पर ब्लूप्रिंट जो आपकी ब्लूप्रिंट रूपरेखा होती है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में देखे थे, तो यहाँ पर पूछा गया था कि भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, ब्लूम में। तो यहाँ पर हम एक बार इसको देख लेते हैं कि ब्लूम की भावात्मक पक्ष क्या होते हैं। तो बालक का भावात्मक पक्ष ब्लूम के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? ब्लूम के अनुसार। तो पहला इसमें दिया है ग्रहण करना, मतलब ध्यान देना। इस वर्ग को समप्रत्यय पर ध्यान देना के 3 विभिन्न वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन कौन से 3 वर्ग हैं? वो है अविज्ञा, ग्रहण करने की इच्छा, थर्ड इसमें है नियंत्रित या चयन अवधान। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हमारा पहला था। सेकंड इसमें है अनुक्रिया करना। क्या है? अनुक्रिया करना। यह स्तर उन अनुक्रियाओं से संबंधित है जिनका उद्देश्य केवल प्रत्यय कर अवधान देना नहीं है। यह वर्ग रुचि का उद्देश्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुचि का उद्देश्य भी कहा जाता है। यहाँ बालक प्रत्येक में पूर्व रूप से संलग्न हो जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अनुगमन आता है, उत्तर देने की इच्छा होगी बच्चे के अंदर, और अनुक्रिया में तृप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड था। आगे चलते हैं अगले पक्ष की तरफ। भावात्मक पक्ष में जो है वो है मूल्यांकना। ठीक है, तो यह शैक्षिक उद्देश्यों का एकमात्र वर्ग है। ठीक है, इसके संबंध में अध्यापक समान रूप से बात करते हैं। इसका प्रयोग भी समान रूप से किया जाता है। यथा कोई प्रत्यय, वस्तु या व्यवहार महत्वपूर्ण है तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? मूल्य को ग्रहण करना। बच्चा क्या करेगा? मूल्य को ग्रहण करेगा। मूल्य के लिए वरीयता, मतलब कि उसके लिए वरीयता तक दिखाएगा। अगला है वाचनबद्धता। क्या होगी? वाचनबद्धता होगी इसमें। अगला चलते हैं भावात्मक पक्ष में। अगला दिया हुआ है यहाँ पे संगठन अधिगम करने वाले। क्या है? संगठन है 4th नंबर। तो अधिगम करने वाले के अनेक मूल्य हो सकते हैं। ठीक है, अतः उनके सामने समस्या हो सकती है। तो कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं? पहला है मूल का संप्रत्ययन। ठीक है, मूल पद्धति का संगठन। ठीक है, तो आगे 5th दिया है कि मूल्य द्वारा विश्लिष्टीकरण। क्या है? मूल्य द्वारा विश्लिष्टीकरण। मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। तो इस स्तर पर हम संबंध 2 तत्व से इंगित करते हैं। तो 2 प्रकार से ये संबंधित हो सकता है। इसमें इस नियंत्रण व्यवहार को सामान्यीकृत करना। सेकंड है इसमें इन
विश्वासों, धारणाओं तथा दर्शन को एक लड़ी में पिरोना। क्या करना? एक लड़ी में पिरोना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लूम है उनके द्वारा जो है, उसके द्वारा क्या है, ये भावात्मक पक्ष दिए थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्लूम के भावात्मक पक्ष का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। सही है, तो अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे प्रश्नों की रचना। अगला हमारा पॉइंट क्या होगा? प्रश्नों की रचना। ये हमारा सेकंड होगा। ठीक है, प्रश्नों की रचना करना। क्या है? प्रश्नों की रचना करना। तो परीक्षण निर्माण का दूसरा सोपान प्रश्नों की रचना करना है। ठीक है, क्या है? रचना करना। तो इस सोपान में परीक्षण निर्माण के प्रथम चरण परीक्षण की योजना तैयार करना था। इसके अंतर्गत लिए गए निर्णयों को कार्य रूप प्रदान किया जाता है। विश्लिष्टीकरण मतलब जो ब्लू प्रिंटिंग था। सारणी के अनुसार प्रश्नों की रचना की जाती है। प्रश्नों के लिए निर्देश तैयार किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रश्नों एवं निर्देशों को मापा छात्रों के स्तर अनुसार हो। ठीक है, मतलब कि स्तर अनुसार ही हमें यहाँ पर प्रश्नों को रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे अंतिम रूप से प्रश्न पत्र में रखने वाले प्रश्नों की संख्या को दुगने प्रश्नों की रचना की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड शोप था। कौन सा था? सेकंड शोप था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो प्रश्न पत्र निर्माण अथवा परीक्षण निर्माण। क्या है? परीक्षण निर्माण के इन अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की रचना करते समय, क्या है, प्रश्नों की रचना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें पहला दिया है, द्विअर्थी वाक्यों का प्रयोग करके प्रश्न नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर दो अर्थ हो रहे हों किसी वाक्य के, वहाँ पर हमें प्रश्न नहीं बनाना है। अगला दिया है कि प्रश्न की रचना सरल हो और अपने शब्दों में ही करनी चाहिए। कैसी हो? सरल हो और अपने शब्दों में हो। इसके बाद जो किसी भी विशिष्ट उद्देश्य की ओर केंद्रित होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन बनाया है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगला इसमें दिया है कि प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी, ये हमने पढ़ लिया। तो अगला इसमें दिया है कि प्रश्न निर्माण पर्याप्त समय पूर्ण करना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सके। ठीक है, तो प्रश्नों को परस्पर संबंधित नहीं होना चाहिए, मतलब क्वेश्चंस जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे बच्चे जो हैं उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अगला दिया है कि प्रश्न पाठ्यक्रम की सीमाओं के अंतर्गत होना चाहिए, मतलब जो आपका पाठ्यक्रम है उससे रिलेटिव ही क्वेश्चन होना चाहिए, उससे अलग क्वेश्चन ना हो। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्नों का चयन। क्या देखेंगे? प्रश्नों का चयन, कि किस तरीके से हम प्रश्नों का चयन करेंगे। ठीक है, तो बनाए गए सभी प्रश्नों का निरीक्षण किया जाता है। तदुपरांत अच्छे प्रश्नों का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि परीक्षण में केवल चयनित प्रश्नों को ही रखा जाता है। कैसे? चयनित प्रश्नों को रखा जाता है। प्रश्न पत्र निर्माण के तृतीय सोपान के अंतर्गत प्रश्नों को विस्तृत जांच की जाती है। इसमें आवश्यक सुधार किया जाता है। ठीक है, तथा केवल उपयुक्त, क्या है, केवल उपयुक्त प्रश्नों का चयन किया जाता है। इसीलिए इन सोपान को परीक्षण का जांच स्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो प्रश्नों का चयन होता है इसी को हम परीक्षण की जांच स्तर भी कहते हैं। और ये जांच स्तर दो स्तर पे हो सकती है। पहली है प्रारंभिक जांच स्तर और दूसरी हो वास्तविक जांच स्तर। ठीक है, तो दो प्रकार से हो सकती है, तो इसमें आगे जानेंगे हम। तो प्रारंभिक जांच स्तर में परीक्षण की भाषा से संबंधित त्रुटियों तथा भ्रांतियों को, क्या है, त्रुटियों व भ्रांतियों को दूर किया जाता है। वास्तविक जांच के अंतर्गत विश्लेषण नामक प्रक्रिया का अनुसरण करके प्रश्नों की तकनीकी विशेषताएं तथा कठिनाई स्तर तथा विभेदन क्षमता की गणना की जाती है। ठीक है, तो वास्तविक, आप प्रारंभिक जांच भी समझ गए होंगे और वास्तविक जांच स्तर भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए।
और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। 4th पॉइंट इसमें दिया है परीक्षण का मूल्यांकन। क्या है? 4th पॉइंट दिया है परीक्षण का मूल्यांकन कैसा हो। तो परीक्षण निर्माण का चतुर्थ व अंतिम सोपान कैसा है? चतुर्थ और कौन सा है? चतुर्थ और अंतिम सोपान है। तो परीक्षण का मूल्यांकन करना है। पद विश्लेषण के आधार पर अंतिम रूप से चयनित प्रश्नों को प्रश्न पत्र में व्यवस्थित कर लिया जाता है। इस प्रकार से परीक्षण या प्रश्न पत्र का अंतिम प्रारूप तैयार हो जाता है। ठीक है। इस परीक्षण की तकनीकी विशेषता क्या है? विश्वसनीयता, वैधता तथा मानकों को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है। और परीक्षण निर्माण का अंतिम कार्य क्या होता है कि निरीक्षण निर्देशिका को तैयार करना। और परीक्षण निर्देशिका में परीक्षण से संबंधित जानकारी रहती है। क्या रहती है? परीक्षण से संबंधित क्या रहती है? जानकारियाँ रहती हैं। तो परीक्षण का उद्देश्य होता है कि मापी जाने वाली योग्यता की परिभाषा और विश्लिष्टीकरण की तालिका, पद विश्लेषण के आंकड़े और अंकन करने की विधियाँ होती हैं, विश्वसनीयता होता है, वैधता होता है, मानक आदि का वर्णन परीक्षण निर्देशन में किया जाता है। ठीक है। तो इन सभी को हम किस में करते हैं? परीक्षण निरीक्षण में करते हैं। मतलब कि जब हम परीक्षण के बाद मूल्यांकन करते हैं उनमें इन सभी का हम प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, इसकी सहायता से अन्य व्यक्ति प्रश्न पत्र या परीक्षण का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है लास्ट सोपान था हमारा इसका। तो यहाँ पर अब हम आगे चलेंगे, आगे हम और देखेंगे। इसके बाद इसमें अब हम जानेंगे संपादन के बारे में और अंक निर्धारण के बारे में। किसके बारे में? संपादन और अंक निर्धारण के बारे में जानेंगे। तो संपादन क्या है? परीक्षण प्रश्न पत्र को संपादित करना ही एक कला है। क्या है? संपादित करना एक कला है, मतलब उसको पूर्ण करना। यह कार्य मुख्य परीक्षा या परीक्षा नियमांक प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारी अथवा अल्प सीमित सदस्य वाली समिति करती है। ठीक है। क्या करती है? अल्प सीमित सदस्य वाली समिति करती है। अब अंक निर्धारण, परीक्षण में किस प्रश्न पर कितने अंक दिए जाएं। क्या है? किस प्रश्न पर कितने अंक दिए जाएं, यह परीक्षा योजना का अत्यंत आवश्यक जंग है। ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक शिक्षण कार्य करता है, तो उसी के आलोक में, तो उसी के अनुरूप जो है विद्यार्थी में कितना ज्ञान अर्जन किया, कितना उस तथ्य को बोध में उतार सका और कितना अपने व्यवहारिक जीवन में ला सकता है तथा तत्संबंधित जीवन कौशल को विकसित कर सकता है, इसका ही मूल्यांकन अपेक्षित रहता है। इन चारों उद्देश्यों की विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर विषयवार सीखने में कितना महत्व है, इसके अनुसार उन पर बैक अधिभार निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब कि अगर वो सही से जो है नहीं कर पाए हैं अगर अपनी परीक्षाओं को, तो उन्हें बैक दे दी जाती है। मतलब कि उन्हें दोबारा से उसको तैयार करके उसको पास करना पड़ता है। ठीक है। जो आपने देखा ही होगा, ज़्यादा वीक बच्चे होते हैं तो टीचर क्या करते हैं, उनको बैक दे देते हैं। बैक का मतलब होता है कि दोबारा से वो उस क्लास में पढ़ते हैं। सही है। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे प्रश्नों के प्रकार। क्या जानेंगे? प्रश्नों के प्रकार। तो शिक्षक द्वारा छात्र का मूल्यांकन करने के लिए लिखित, मौखिक तथा प्रयोगात्मक या क्रियात्मक प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। ठीक है। लिखित मूल्यांकन में अति लघु उत्तरीय होते हैं, लघु उत्तरीय होते हैं और दीर्घ एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेशन किया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि प्रश्न आपको किस तरीके से आते हैं, वही चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है। तो कुल मिलाकर प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यद्यपि इनके कई स्वरूप होते हैं जो निम्न प्रकार है। अब हम जो है इसके स्वरूप जानेंगे कि किस तरीके से होता है स्वरूप। ठीक है। इससे आप, ये है प्रश्न पत्र। ठीक है। क्या है? प्रश्न पत्र। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे प्रश्नों के प्रकार होते हैं। ठीक है। अगर आपको पेपर में टाइम मिलता है तो ये आप चार्ट बना सकते हैं। तो पहले यहाँ पर होंगे निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न और
वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो इनके अंतर्गत अलग अलग टाइप्स होंगे, अलग अलग तरीके के प्रश्न आते होंगे, ठीक है। तो निबंधात्मक प्रश्न में होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ऐसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है उसमें होगा पूर्ति प्रश्न होगा और चयन प्रश्न होगा। और पूर्ति प्रश्न में 2 प्रकार के होंगे, साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न होंगे और रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। और चयन वाले में जो ये चयन वाला दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे सत्ता सत्त वाले होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मिलान प्रश्न होंगे और वर्गीकरण प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से प्रश्नों के प्रकार का वर्गीकरण मैंने जो है आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब इसी को हम आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इन सारे प्रकारों को, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम इन सारे प्रकार के बारे में, और बहुत अच्छे से मैं कम समय में कम कंटेंट में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद हम तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है। यहाँ से हमारे निबंधात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं प्रश्न, इसमें आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इन प्रश्नों का उत्तर मात्र एक शब्द में देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी समझ लीजिए, आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो आपको इसको एक लाइन में उसका उत्तर देना है, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर इतने संक्षिप्त होते हैं, कैसे होते हैं, संक्षिप्त होते हैं कि शिक्षक कम समय में अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम को आच्छादित या आच्छादित करते हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो एक लाइन के क्वेश्चन है और एक लाइन में हमें आंसर देना है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो हमारे निबंधात्मक प्रश्नों में आते हैं। और कौन कौन से आते हैं अभी मैंने आपको बताया ही था। अगला आएगा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो जिन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में देने होते हैं उन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। इनमें ज्ञान के साथ साथ भाषा ज्ञान, अभिव्यक्ति, भाषा ज्ञान एवं आत्मविव्यक्ति का भी परीक्षण होता है, ठीक है। इन प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनमें 2 या 3 अंक के 10 से 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक वैध और विश्वसनीय होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक वैध और विश्वसनीय होते हैं। इसके बाद होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये होते हैं जिनके उत्तर एक निश्चित समय में निबंध के रूप में लिखना होता है, ठीक है। जो हम निबंध के रूप में क्वेश्चंस लिखते हैं उन्हीं को हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन आए कि निबंधात्मक प्रश्न कौन से होते हैं, तो वो आपके दीर्घ वाले ही होते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम उनके विषय ज्ञान का साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल, भाषा ज्ञान व मौलिकता का परीक्षण कर सकते हैं। इसमें प्रायः आत्मगत तत्व को प्रधानता रहती है। किसको रहती है, आत्मगत तत्व को प्रधानता दी जाती है, सही है। अब हम आगे चलेंगे इसके बाद और जानेंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला इसमें होगा पूर्ण प्रश्न। क्या होगा, पूर्ण प्रश्न। इन प्रकार के प्रश्न में किसी सीखे हुए तथ्य का पुनः स्मरण करके के उत्तर दिया जाता है, ठीक है। इससे विद्यार्थी की धारणा शक्ति का मापन होता है। किसका मापन होता है, धारण शक्ति का मापन होता है। इनकी रचना बहुत सरल होती है किंतु यह केवल रटने पर जोर देते हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो रटने पर जोर देते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न, सेकंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। तो पहला इसमें का वाला दिया है कि इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। इनमें प्रश्न एक छोटे वाक्य के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे वाक्य के रूप में होते हैं, सही है।
आगे जानेंगे तथा इनका उत्तर एक शब्द किसमें एक शब्द के रूप में देना होता है। जैसे प्रथम राष्ट्र शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, तो कब की गई थी। यहाँ पर इस तरीके से ये प्रश्न रखे जाते हैं। रिक्त स्थान तो आपको पता ही होगा, बहुत सारी रिक्त स्थान अभी भी जो हैं इससे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। और जब हम छोटे थे तो भी इन क्वेश्चंस का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रश्नों को वाक्य के रूप में प्रस्तुत करके एक या अधिक क्या है एक या अधिक रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी पूर्ति परीक्षार्थी को करनी होती है। ठीक है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था, तो सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डैश। मान लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ पे डैश लगा दिए। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में और जानेंगे कौन कौन से प्रश्न आते हैं। फिर आता है चयन प्रश्न। दूसरा कौन सा आएगा, चयन प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पहचान के आधार पर दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं, पहचान के आधार पर दिए जाते हैं। इनमें प्रायः एक प्रश्न के कई उत्तर दिए गए होते हैं। इनमें सभी उत्तर पहचान के आधार पर देना होता है। ठीक है, इनके कई भाग होते हैं। कितने, कई भाग होते हैं इसके। तो पहला भाग इसमें है सत्य या असत्य प्रश्न। कैसे होते हैं, सत्य या असत्य प्रश्न। तो सत्य असत्य प्रश्न होते हैं, आपको पता ही होगा, ट्रू फॉल्स। ठीक है, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस होते थे उनको ट्रू फॉल्स की तरह टिक करते थे, तो इसको तो आप लिख लेंगे। अगला है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय पता ही है आपको किस तरीके के प्रश्न होते हैं। उनमें जो 4 या 5 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें आपको टिक करना होता है। ठीक है, अनुमान। तो बहुविकल्पीय प्रश्न तो आपको पता ही होगा कि इस पे केवल हमें क्वेश्चन दिया होता है और उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें पहचान के सही पे हमें टिक करना पड़ता है। ठीक है, और लेकिन ये बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं अधिक वैध भी होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे प्रश्नों के प्रकार में। इसके बाद होगा मिलान प्रश्न। ठीक है, क्या होंगे, मिलान प्रश्न। ठीक है, तो इनमें परीक्षार्थी को एक और दी गई विषय वस्तु को दूसरी ओर की दी गई विषय वस्तु से मिलान करना होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, इधर एक चीज़ दी हुई, इधर दी हुई होगी, इधर दी हो गई, और आपको इस तरीके से मिलान करना होता है। ठीक है, तो ये आपने बहुत किए होंगे अपने, जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं। ठीक है, तो परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना रहता है। ठीक है, और अगला है घ नंबर है वर्गीकरण प्रश्न। क्या है, वर्गीकरण प्रश्न। इनके अंतर्गत छात्रों के समक्ष कुछ ऐसे शब्दों को प्रस्तुत किया जाता है जिनमें से एक शब्द से मेल होता है। ठीक है, छात्रों को उसी बेमेल शब्द को रेखांकित करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो बेमेल वाले आपने भी क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं इनका वर्गीकरण था। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष अलग होते हैं और जो अभी हमने किए थे वो हमारे अलग थे। तो अधिगम क्रियाओं के फलस्वरूप छात्र छात्राओं के व्यवहार में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न पूछना शोधोदाहरणपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है, शोधोदाहरणपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम से छात्रों में आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। आगे चलेंगे, ज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रश्न व्यक्ति के ज्ञान तथा समस्या समाधान आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। कैसा करना है, ऑल ऑफ डेवलपमेंट करना है। तो सर्वांगीण विकास में 3 पक्ष आते हैं। कौन से पक्ष आते हैं, ये चरण आते हैं, 3 चरण आते हैं। तो इसमें पहला होगा ज्ञान, ठीक है, दूसरा है
बोध पक्ष, ठीक है। और यहाँ पर अगला दिया है शारीरिक क्रिया पक्ष, ठीक है। इन पक्षों का समान्वित विकास ही सर्वगीण विकास है। क्या होता है? सर्वगीण विकास होता है, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रफ करते हैं इसको, हम आगे चलेंगे। अब हम इन पक्षों को डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो ये पक्ष जो हैं आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा डीपली लेके आई हूँ। तो प्रश्नों के पूछने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं? ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अनुप्रयोग हो गया और कौशल हो गया, स्किल्स हो गया, ठीक है। तो नॉलेज, एप्लीकेशन, ठीक है, और स्किल। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये भी एक तरीके से प्रश्नों के प्रकार ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये उद्देश्य के आधार पे होते हैं। अब देखते हैं, पहला इसमें है, पहला क्या दिया है? ज्ञान। जानेंगे ज्ञान के बारे में, ठीक है। ज्ञान पक्ष क्या है? ज्ञान पक्ष, ठीक। तो इन उद्देश्य की मुख्य विशेषता पुनः स्मरण है। क्या है? पुनः स्मरण है, मतलब कि जो कुछ हमने याद किया है या जो हमने सीखा है उसको पुनः स्मरण करना, दोबारा याद करना। इससे शब्दों में कहा जा सकता है कि ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति को उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होती हैं। अतः ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न पक्ष, प्रत्यय, संकेतों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, सूत्रों, प्रतिक्रियाओं, विधियों, संरचनाओं आदि का पुनः स्मरण तथा पहचान करने से संबंधित व्यवहार समाहित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ज्ञान पक्ष हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पक्ष की तरफ। अगला पक्ष दिया है बोध। क्या दिया है? बोध दिया है। तो ज्ञान के बाद बोध क्रम आता है। कौन सा क्रम आता है? बोध क्रम आता है। ये आपसे क्रम में भी लिखने को आ सकता है कि इसको क्रम में लिखिए, बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न सूचनाओं के ज्ञान के साथ साथ सूचनाओं से संबंधित अच्छी पकड़ भी रखता है। स्पष्ट है कि बोध स्तर में ज्ञान की पुनः स्मरण तथा पहचान के साथ साथ उस ज्ञान की अच्छी समझ भी अंतर्निहित होती है। इसमें विभिन्न तथ्यों की व्याख्या से सम्मिलित होती है। इसके अंतर्गत सूचनाओं का अनुवाद, सूचनाओं की व्याख्या आदि सम्मिलित हैं। अतः बोध में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। क्या है? बोध में जो है बहुत तरीके के प्रश्न होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं संबंध देखना, किसी में उदाहरण देना, भेद करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, पुष्टि करना, सामान्यीकरण करना, ये सारे हमारे बोध में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बोध से रिलेटिव्स कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे हम। थर्ड स्टेप हमारा इसमें होगा अनुप्रयोग। क्या होगा? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में ज्ञान व बोध को विशिष्ट स्थूल परिस्थिति में प्रयोग में लाए जाने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। इनमें निम्नलिखित तथ्य पाए जाते हैं। कौन कौन से तथ्य पाए जाते हैं? तर्क करना, ठीक है, फिर परिकल्पना बनाना या निर्मित करना, फिर अगला है परिकल्पना की जांच करना, फिर निष्कर्ष ज्ञात करना, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा निष्कर्ष के आधार पर प्रयोग करना, ठीक है। तो ये सारे हमारे अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं, सही है। अब यहाँ पर आप थर्ड भी समझ गए होंगे इसका। तो अब यहाँ पर आप इसका थर्ड पक्ष भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं फोर्थ पक्ष की तरफ। फोर्थ पक्ष क्या दिया है? तो फोर्थ पक्ष यहाँ पर दिया है कौशल, स्किल्स, ठीक है। क्या है? स्किल दिया है, ठीक है। तो ज्ञान का बोध करके तथा उन्हें अनुप्रयोग द्वारा परिमार्जित करके सफलतापूर्वक व्यवहार में प्रयुक्त करना ही क्या है? कौशल है। प्रश्नों के चयन के साथ यह याद रखना आवश्यक है कि सीखे हुए व्यवहार को
छात्र कुशलतापूर्वक क्या होंगे, सीख लें। यहाँ पे आएगा क्या लें, सीख लें तथा व्यवहार में विषयगत विशिष्टता क्या है, विशिष्टता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने इसके चारों पक्ष देख लिए जो प्रश्नों के उद्देश्य के आधार पर थे। ठीक है, प्रकार। तो आगे हम चलते हैं। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र छात्राओं के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाकर कुशलतापूर्वक क्या है, कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने योग्य बनाना। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य यही है कि छात्र छात्रा जो हैं वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें और जो है मतलब कि अपने अंदर जो स्किल्स हैं उनको उजागर कर सके। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से इस बात की जांच की जाती है कि बच्चे ने किस क्षेत्र विशेष, कार्य विशेष या तकनीकी विशेष में कुशलता अर्जित की है। ठीक है, कौशल के अंतर्गत छात्रों में निम्नलिखित विशेषताएं विकसित होती हैं। तो कौशल में क्या होती हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। जो हमारा चौथा हमारा पक्ष था, स्किल्स था, उसमें तो सर्जन करना, ठीक है, संश्लेषण करना, ठीक है, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, अलिधन करना, ठीक है, भेद करना, प्रभाव डालना, फिर है पूर्ण करना। क्या है, पूर्ण। अच्छे से समझ गए होंगे सारे पक्षों को कि प्रश्न के कौन कौन से प्रकार। बहुत ही इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ जो है टफ नहीं था, मुझे नहीं लगता। थोड़ा तो मुझे नहीं लगता कि हमारे इस जो ये हमारा जो चैप्टर था इसमें कुछ टफ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया अपना। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। कल जो है एक नया टॉपिक हम अपना करेंगे। तो आज हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी क्लासेस में टाइम से आ सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और ये आपको निपुण बैच हम यही विश्वास दिलाएंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देगा और आपके लिए कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में आप जो है यहाँ से प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगी नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।